नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स करवा रहा हूँ। देखिए, कुछ एक बातें मैं यहाँ पर आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ, फिर अपने वीडियो शुरू जो है वो आगे करते हैं। तो अपने लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं निर्णय स्लाइड के बारे में। तो जो सिंपल बीएससी है उनके लिए अगर आप लोग देखो तो उनकी सिंपल बीएससी जो है उनकी ये यूनिट फर्स्ट जो है इसी टॉपिक के साथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और ये टॉपिक जो निर्णय स्लाइड है ये करने के बाद में अपने उनकी यूनिट जो है वो सेकंड शुरू कर देंगे। ठीक है, सिंपल बीएससी की यूनिट सेकंड शुरू हो जाएगी और यूनिट का नाम होगा विपथन और नेत्रिकाएं। ठीक है, और जो आपके इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं बीएससी बीएड के जो बच्चे हैं उनकी यूनिट फर्स्ट ही चलेगी। ये यूनिट फर्स्ट यानी उनके यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक बचे हुए हैं, जो विपथन के नेत्रिकाओं के जो टॉपिक थे, वो सारे टॉपिक इस यूनिट में आ जाएंगे। तो सिंपल बीएससी के तो जो आगे यूनिट शुरू करने वाले हैं वो यूनिट रहने वाली है सेकंड, और जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं उनकी यूनिट फर्स्ट के बचे हुए टॉपिक जो है वो अब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपने बचा हुआ जो पार्ट है उसे निर्णय स्लाइड को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, निर्णय स्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया था। निर्णय स्लाइड ये क्या थी, इसके बारे में तो आप लोग लास्ट वीडियो फिर से देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि निर्णय स्लाइड में आपको करना क्या था। तो फर्स्ट डायग्राम बनाने के बाद में आप लोगों ने देखा था कि जब आप लोग क्या करते हो, उस स्लाइड को आप लोग घुमा देते हो, यानी मुख्य अक्ष जो है उसे जब अपने घुमा देते हैं तो प्रतिबिंब जो है उस प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो बदल जाती है। आपको करना था कि जो O और N2 है उन्हें आपको संपाती करना था, जिससे प्रतिबिंब की स्थिति ना बदले। यानी इस प्रकार से आपको एडजस्ट करना होता है कि O और N2 जो है उसकी स्थिति क्या हो जाए, संपाती हो जाए। जैसे ये PQ जो है आपके पास में मुख्य अक्ष है और यहाँ ये O और यहाँ पर क्या है, N1 है। आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से एडजस्ट करना है कि O और N2 जो है वो क्या हो, एक दूसरे के संपाती हो जाए। जब O और N2 जो है वो एक दूसरे के संपाती हो जाते हैं तब आप लोग जब इसे घुमाते हो, यहाँ पर इस जगह इसका फोकस बिंदु है, ये फोकस समतल है इसका, जहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कितना, I। आपको जब यहाँ से संपाती होने के बाद में आप लोग जब इसे घुमाते हो तो N2 डैश जो आपको इसी पोजीशन पर प्राप्त होगा, परंतु N1 जो है उसकी कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। फिर ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, इसकी वजह से जो प्रतिबिंब बनेगा वो इसी बिंदु I पर आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी I और I डैश जो है वो एक ही पोजीशन पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी जो आपका I और I डैश जो है उसकी पोजीशन जो है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पर बदलेगी नहीं। ये द्वितीय फोकस बिंदु F2 था। ठीक है, देखिए एक बार फिर से मैं आपको सारी बातें इसमें बता देता हूँ कि आपके पास में निर्णय स्लाइड में क्या था, मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष पर ये पॉइंट O था, यहाँ N1 था और यहाँ N2 था। इस साइड फोकस बिंदु F2 था और उस पर आपको प्रतिबिंब जो फोकस समतल था उस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था I। ठीक है, आपने क्या किया था, उसे जब घुमाया था, जब आप लोगों ने क्या कर दिया था, PQ को घुमा दिया था, तो घुमाने से प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो क्या हो गई थी, बदल गई थी। ठीक है, ये जो आपका N1 था ये N1 डैश बन गया और N2 जो था वो N2 डैश बन गया था और प्रतिबिंब जो था उसकी स्थिति भी क्या हो गई थी, बदल गई थी। परंतु आपको क्या करना है, ये जो O और N2 है इसे ले लेना है एक दूसरे के संपाती, जिससे प्रतिबिंब जो है उसकी पोजीशन ना बदले। ये आपके पास में होती है निर्णय स्लाइड। और इसके जो निर्णय स्लाइड है इसके प्रायोगिक जो आपके पास में व्यवस्था होती है उसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का प्रकाशीय बेंच होता है और उस प्रकाशीय बेंच पर क्या होते हैं, 4 स्टैंड लगे हुए होते हैं। तो सिर्फ डायग्राम में उसका बता रहा हूँ, आप लोग बाकी पढ़ लेना उसका। तो निर्णय स्लाइड का जो प्रायोगिक व्यवस्था है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से एक प्रकाशीय बेंच होती है और इस प्रकाशीय बेंच पर जो है वो 4 स्टैंड लगे होते हैं अलग अलग। यहाँ पर लगे रहते हैं 4 स्टैंड और इस प्रकार से इन पर स्टैंड जो है, इन पर प्रथम स्टैंड S1 जिस पर क्या लगा रहता है, एक प्रकाश स्रोत लगा रहता है। प्रथम स्टैंड जो होता है वो S1 होता है और इस पर क्या लगा रहता है, एक प्रकाश स्रोत लगा रहता है। यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक प्रकाश स्रोत लगा रहता है S1
और जो द्वितीय स्टैंड आपका S2 होता है, इस S2 पर एक क्रॉस छिद्र युक्त प्लेट लगी रहती है। यानी यहाँ पर क्या लगी रहती है द्वितीय स्टैंड पर, द्वितीय जो स्टैंड है इस पर, स्टैंड थोड़े पास बन गए, इस पर क्रॉस छिद्र युक्त एक प्लेट लगी रहती है इस प्रकार से। और जो इसका तीसरा स्टैंड है इस पर लगी रहती है निर्णत स्लाइड। जो तीसरा स्टैंड इसमें हम लोगों ने बना रखा है वहां पर क्या लगी रहती है, निर्णत स्लाइड लगी रहती है। इस तरीके से यहां क्या लगी रहती है, निर्णत स्लाइड लगी रहती है। L1 और L2 लेंस जो है यहाँ पर लगा दिए जाते हैं। और जो चौथा स्टैंड है उस पर लगा रहता है एक समतल दर्पण। चौथा स्टैंड जो आपके पास में है, यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक समतल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, ये होती है इसकी प्रायोगिक व्यवस्था। बाकी इसकी कार्यप्रणाली के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि निर्णत स्लाइड जो है इसके अंदर अपने इसे इस प्रकार से घुमाते 180 डिग्री से लगातार घुमाते जाएंगे और 6 जो आपके प्रधान बिंदु है उनकी पोजीशन को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट जो है इस टॉपिक के साथ में कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए अपने यूनिट सेकंड और जो सिंपल बीएससी है उनके लिए यूनिट सेकंड और जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं उनके लिए यूनिट फर्स्ट। तो ये पार्ट फर्स्ट आ जाएगा यहाँ, पार्ट फर्स्ट। और यूनिट जो है वो सेकंड है और यूनिट सेकंड जो है वो है सिंपल बीएससी के बच्चों के लिए। और जो बीएससी बीएड है, बीएससी बीएड उनके लिए अभी भी ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट की अगर आप लोगों ने सिलेबस देखा हो तो जो बचे हुए टॉपिक है वो आपके इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिंपल बीएससी जो है उनके लिए सेकंड यूनिट शुरू हो रही है और जो इंटीग्रेटेड के लिए उनके लिए यूनिट फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है विपथन और नेत्रिकाएं। विपथन और नेत्रिकाएं। ठीक है, विपथन और नेत्रिकाएं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं विपथन जो है उस विपथन का मतलब क्या है। विपथन, विपथन तो अपने पास में क्या होता है, कोई लेंस निकाय होता है तो लेंस निकाय के लिए अपने देखते हैं विपथन का मतलब आप लोग समझ सकते हो दोष से। आपके पास में क्या होता है, बिंब होता है और बिंब का हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। यानी आपके पास में क्या होता है, एक बिंब होता है और बिंब का क्या प्राप्त किया जाता है, प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। जब बिंब से आप लोग प्रतिबिंब प्राप्त करते हो तो प्रतिबिंब के अंदर क्या आ जाते हैं, कुछ दोष आ जाते हैं और उन दोषों को ही अपने किस नाम से जानते हैं, विपथन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए कि हमारे पास में जो बिंब होता है, बिंब से जो आपको क्या प्राप्त होता है, प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंब से क्या प्राप्त होता है, जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अपने जरूरी होता है कि जो उसका बिंब है उसके प्रतिबिंब के अंदर क्या क्या हो। एक तो जो आपके पास में बिंब है अगर वो बिंदुवत बिंब है तो उसका प्रतिबिंब भी क्या हो, अगर बिंब कैसा हो, बिंदुवत हो। अगर बिंब बिंदुवत हो तो इस बिंब का जो प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब बने, ये प्रतिबिंब भी कैसा होना चाहिए, बिंदुवत ही होना चाहिए। ठीक है, यानी आपके पास में जो बिंब है, इस बिंब अगर आपके पास में बिंब बिंदुवत है तो उसका प्रतिबिंब भी आपको कैसा मिलना चाहिए, बिंदुवत ही मिलना चाहिए। दूसरा, जो एक ही समतल पर स्थित है, बिंब के अंदर जो समतल पर या किसी समतल पर जो समान दूरी पर बिंदु स्थित है, समान
दूरी पर स्थित बिंदु, वो प्रतिबिंब के अंदर भी आपको कहाँ दिखने चाहिए? समान दूरी पर ही दिखने चाहिए। यानी समतल के अंदर जो आपके पास में समान दूरी पर स्थित बिंदु है वो प्रतिबिंब में भी कहाँ दिखने चाहिए? समान दूरी पर दिखने चाहिए। दूसरा पॉइंट आने के बाद में तीसरा पॉइंट देखिए, जो आपके पास में बिंब है, बिंब का जो रंग है, बिंब में जो रंग है प्रतिबिंब में भी बिल्कुल वो ही रंग आपको क्या होने चाहिए? प्राप्त होने चाहिए। तो ऐसे विशेषताओं से युक्त जो आपका बिंब होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आदर्श प्रतिबिंब। वो क्या है? आदर्श प्रतिबिंब है। ठीक है, ये विपथन नहीं है, ये आदर्श प्रतिबिंब है। इसके अलावा जिसमें ये सारी विशेषताएं नहीं हो वो सारे वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और उनमें क्या होता है? विपथन होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? विपथन से पहले आपको पता होना चाहिए कि आदर्श प्रतिबिंब हम जो है वो किसे कहेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास में जो बिंदुवत बिंब है, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु बना दिया और आप लोग इसे किसी दर्पण वगैरह में देखो तो इसका जो प्रतिबिंब आपको दिखाई दे वो प्रतिबिंब भी आपको बिल्कुल कैसा दिखाई देना चाहिए? बिंदुवत ही दिखाई देना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बिंदुवत बिंब लिया है, उसका प्रतिबिंब आपको कोई रेखा, कोई गोला या कोई वर्त जो है वो या कोई अन्य आकृति दिखाई दे। ठीक है, अगर आप बिंदुवत बिंब ले रहे हो तो उसका प्रतिबिंब भी आपको कैसा मिलना चाहिए? बिंदुवत मिलना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि समतल पर जो समान दूरी पर स्थित बिंदु होते हैं, जैसे ये आपके पास में एक समतल है और इस समतल पर ये जो दो बिंदु है ये कौन सी दूरी पर स्थित है? तो ये समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये जो देखना एक बार आपके पास में ये दो बिंदु है, ये कहाँ स्थित है? किसी समतल पर स्थित है और इनका जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है उस प्रतिबिंब के अंदर भी इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी रहनी चाहिए बराबर। जैसे पहले अगर इनके मध्य 5 सेंटीमीटर दूरी है तो प्रतिबिंब बनने के बाद में भी इनके मध्य कितनी दूरी बचनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर ही रहनी चाहिए। इनके मध्य की दूरी जो है वो किसी प्रकार से कम या ज़्यादा होकर के बदलनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर तीसरा बिंदु यहाँ स्थित हो 4 या 3 के साथ में, तो प्रतिबिंब में भी वो 4 और 3 के साथ में ही स्थित होना चाहिए। यानी प्रतिबिंब जब बने उसमें समान दूरी पर स्थित बिंदु जो है वो आपको प्रतिबिंब में भी समान दूरी पर दिखाई देने चाहिए। तीसरा, इसके अंदर बिंब से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषता क्या जरूरी है? वो है रंग। आपके पास में बिंब जो है उसका जो भी रंग है बिल्कुल वो ही रंग आपको प्राप्त होना चाहिए। किसके अंदर? उसके प्रतिबिंब के अंदर। जैसे लाल रंग का अगर आपके पास में कोई बिंब है तो आपको लाल ही दिखना चाहिए उसका प्रतिबिंब, और अगर कोई सफ़ेद रंग का बिंब है तो उसका प्रतिबिंब जो है उसमें भी आपको वो सफ़ेद रंग ही दिखाई देना चाहिए। ऐसा प्रतिबिंब आपका क्या कहलाता है? आदर्श प्रतिबिंब कहलाता है और ये वास्तविक स्वरूप के क्या होता है? बिल्कुल समान होता है। तो इसके लिए आपके पास में ज़रूरी क्या है? आदर्श बिंब के लिए आपके पास में ज़रूरी है कि एक तो प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष है उससे लघु कोण बनाती हुई आए। यानी आदर्श प्रतिबिंब के लिए क्या जरूरी है कि जो आपतित किरणें हैं, आपतित किरण जो है वो क्या हो? मुख्य अक्ष जो है इससे लघु कोण बनाती हुई क्या होनी चाहिए? आपतित होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरी है कि जो आपके पास में आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के साथ में लघु कोण बनाते हुए आपतित होनी चाहिए। दूसरा, जो लेंस निकाय है उसका द्वारक जो है, लेंस निकाय जो है उसका द्वारक, अपर्चर आप लोग जिसे बोलते हो, जो लेंस निकाय है, लेंस निकाय इस लेंस निकाय का द्वारक, इस लेंस निकाय का द्वारक जो वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। लेंस निकाय का द्वारक जितना छोटा होगा उससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो उतना स्पष्ट बनेगा। तीसरी खास बात ये होनी चाहिए कि जो आपके पास में लेंस है उस लेंस का अपवर्तनांक जो है, लेंस का अपवर्तनांक जो है वो बदलना नहीं चाहिए। किसके हिसाब से? आपतित विकिरणों के रंग के हिसाब से। यानी आपतित विकिरणें जो आ रही है उनका जो रंग है, रंग का मतलब ये हो गया कि रंग होने का मतलब वहाँ पर है कि जो आपके पास में प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति जो है उस पर निर्भर नहीं करना चाहिए। कौन?
लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, यानी जो आपके पास में लेंस है उसके पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो आपतित प्रकाश किरणों के रंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें जरूरी है किसके लिए? आदर्श प्रतिबिंब के लिए। यानी कोई भी प्रतिबिंब जो आपके पास में वो आदर्श प्रतिबिंब होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? आपतित किरण जो है वो मुख्य अक्ष के साथ में लघु कोण बनाते हुए, लेंस निकाय के साथ में लघु कोण बनाते हुए क्या होनी चाहिए? आपतित होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो लेंस निकाय आपका है उसका जो आपके पास में द्वारक होता है वो द्वारक होना चाहिए बिल्कुल छोटा। और तीसरा जो इसके अंदर है वो है कि लेंस निकाय जो है उसके अंदर जो लेंस लगे हुए हैं उनके पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो किस पर निर्भर नहीं करना चाहिए? तो वो आपतित प्रकाश के रंग पर निर्भर नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो इसी प्रतिबिंब को अपने किस नाम से जानते हैं? आदर्श प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपके पास में साधारण परिस्थितियों के अंदर जो लेंस होते हैं उन लेंसों में क्या होता है कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो डिपेंड करता है किस पर? पदार्थ जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश के रंग पर। ठीक है। प्रकाश के रंग पर डिपेंड करने के कारण आपके पास में जो लेंस होते हैं वो वास्तविक लेंस होते हैं, न कि आदर्श लेंस होते हैं। और वास्तविक लेंसों से आपके पास में जो प्रतिबिंब बनता है वो दोष युक्त प्रतिबिंब बनता है। और उसी प्रतिबिंब को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसी प्रतिबिंब को जानते हैं हम लोग विपथन के नाम से। सीधा सीधा अगर आप लोग इसे ध्यान में रखना चाहो तो विपथन का मतलब हो गया बिंब से बनने वाले प्रतिबिंब के अंदर उत्पन्न होने वाला दोष। ठीक है। कोई बिंब आपके पास में उससे आप लोग क्या प्राप्त कर रहे हो? प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हो। और आपका जो प्रतिबिंब है वो अगर बिंब के समान नहीं है, यानी छोटा बड़ा प्राप्त हो रहा है, रंग समान ना हो, तो समान दूरी पर स्थित ना हो, या टेढ़ा मेढ़ा प्राप्त हो रहा हो, जैसे सीधी लाइन है वो तिरछी लाइन के रूप में प्राप्त हो रही हो, या वक्राकार रेखा के रूप में प्राप्त हो रही हो, और जो आपके पास में वर्त है वो बिल्कुल वर्त न दिखाई देकर के चपटी आकृति दिखाई दे रही हो, तो ऐसे जो आपके पास में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उन सारे प्रतिबिंबों को अपने क्या बोलते हैं? विपथन बोलते हैं। ठीक है। यानी प्रतिबिंबों में जो दोष उत्पन्न होते हैं उन दोषों को किस नाम से जानते हैं? उन दोषों को जानते हैं विपथन के नाम से। आगे देखिए, लेंस द्वारा उत्पन्न विपथन। तो लेंस द्वारा विपथन जो है वो कितने प्रकार का होता है? तो ये आपके पास में दो प्रकार का होता है। एक तो आता है एकवर्णी विपथन और दूसरा आता है वर्ण विपथन। देखो, लेंस निकाय द्वारा उत्पन्न विपथन के प्रकार, विपथन के प्रकार, और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें आता है एकवर्णी विपथन, एकवर्णी विपथन, और दूसरा इसमें आता है वर्ण विपथन। तो दो प्रकार के विपथन आपको इसमें प्राप्त होते हैं। एक तो आता है फर्स्ट जो किस नाम से जाना जाता है? एकवर्ण विपथन के, और सेकंड आता है वर्ण विपथन के नाम से। तो सबसे पहले देखिए एकवर्णी विपथन को, कि एकवर्णी विपथन जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक देखते हैं एक वर्णी विपथन को। अगर अपने क्या करें, एकवर्णी प्रकाश को काम में लेते हैं, यदि अपने एकवर्णी प्रकाश को काम में लेते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? प्रतिबिंब में विपथन जो है वो प्राप्त होता है। और एकवर्णी प्रकाश को काम में लेने पर जो विपथन उत्पन्न होता है, एकवर्णी प्रकाश को काम में लेने पर जो विपथन उत्पन्न होता है उसे हम लोग जानते हैं एकवर्णी विपथन के नाम से। उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? एकवर्णी विपथन के नाम से जानते हैं। कुछ मुख्य एकवर्णी विपथन दोष जो है वो आपके दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी सबसे पहला आता है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। यानी आपका जो बिंब है उसका एक ही बिंब, बिंदुवत बिंब का बिंब जो है
जो आपके पास में बिंदुवत बिंब होता है उसका जो प्रतिबिंब है वो एक बिंदु पर प्राप्त न होकर के अनेकों बिंदुओं पर प्राप्त होता है, उसे अपने जानते हैं परिशुद्ध स्पष्टता के नाम से। तो आपका सबसे पहला दोष आता है इसमें परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, ठीक है, परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। अगर एक बिंदुवत बिंब आपके पास में हो और उससे जो आप लोग प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हो वो प्रतिबिंब अगर एक ही बिंदु पर प्राप्त नहीं होता, यानी आपके पास में अगर क्या हो, बिंदुवत बिंब हो, बिंदुवत बिंब हो और इस बिंदुवत बिंब से आप लोग क्या प्राप्त कर रहे हो, प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हो। बिंदुवत बिंब से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं, प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हो रहा है ये अगर एक ही बिंदु पर प्राप्त ना हो, आपको अगर ये कहाँ प्राप्त ना हो, एक बिंदु पर प्राप्त ना हो, एक बिंदु पर प्राप्त ना हो, तो यहां क्या हो जाता है, जो आपका प्रतिबिंब है उसमें स्पष्टता की कमी आ जाती है, स्पष्टता की कमी आ जाती है, ठीक है। जो आपके पास में प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उस प्रतिबिंब में क्या आ जाती है, स्पष्टता की कमी आ जाती है। और उसी को अपने किस नाम से जानते हैं, उसी को अपने जानते हैं परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। देखिए आगे अपने एक एक करके इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पर सबसे पहले आपको ये सीधा यही पता होना चाहिए कि विपथन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक तो आता है एकवर्णी विपथन और दूसरा आता है आपके पास में वर्ण विपथन। जो एकवर्णी विपथन है इसके अंदर सबसे पहले आता है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी का मतलब है कि आपके पास में बिंदुवत बिंब है और आप लोग जो प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हो वो आपको प्राप्त होना चाहिए था एक बिंदुवत, परंतु एक बिंदु पर प्राप्त ना होकर के अनेक बिंदुओं के रूप में प्राप्त हो रहा है, तो उससे क्या होगा, उस प्रतिबिंब की स्पष्टता में आ जाएगी कमी। तो ये कितने प्रकार का होता है, तो इसे अपने तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है गोलीय विपथन, गोलीय विपथन सबसे पहला आता है इसमें गोलीय विपथन, ठीक है, गोलीय विपथन। तो देखिए गोलीय विपथन क्या होता है, अक्ष पर स्थित बिंब के लिए, अक्ष पर स्थित बिंब के लिए, अक्ष पर स्थित बिंब के लिए, अक्ष पर स्थित बिंब के लिए जो परिशुद्ध स्पष्टता में कमी आती है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, गोलीय विपथन के नाम से जानते हैं। तो गोलीय विपथन क्या होता है, गोलीय विपथन का मतलब होता है कि अक्ष पर स्थित बिंब के लिए जो परिशुद्ध स्पष्टता की कमी है वो होता है गोलीय विपथन। देखिए टॉपिक तो यही है कि बिंदुवत बिंब है आपका और उसका प्रतिबिंब जो है उसमें क्या आ रहा है, बहुत सारे बिंदुओं पर प्राप्त हो रहा है और स्पष्टता में कमी आ रही है, उसी को अपने परिशुद्ध स्पष्टता में कमी जानते हैं। पर अलग अलग कंडीशन पर वो प्राप्त हो गए, उसी हिसाब से इनके अलग अलग प्रकार बताए गए। अगर आपका बिंब जो है वो कहाँ स्थित हो, अक्ष पर स्थित हो, तो अक्ष पर स्थित बिंब के लिए जो विपथन आता है वो आता है गोलीय विपथन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यही है गोलीय विपथन, कि गोलीय विपथन क्या होता है। तो अक्ष पर स्थित बिंब के लिए जो परिशुद्ध स्पष्टता की कमी होती है उसे अपने जानते हैं गोलीय विपथन के नाम से। और दूसरा इसमें आता है कोमा, कोमा, दूसरा आता है कोमा, ठीक है। कोमा का मतलब क्या है, ये जो आपके पास में दूसरा दोष है ये क्या है, कोमा। कोमा का मतलब है अक्ष से अल्प दूरी पर स्थित, अक्ष से अल्प दूरी पर स्थित बिंब के लिए जो परिशुद्ध स्पष्टता में कमी आती है उसे अपने किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग जानते हैं कोमा के नाम से। यानी कोमा जो आपके पास में दोष है इसका क्या मतलब है, अक्ष से अल्प दूरी पर स्थित बिंब के लिए जो प्रतिबिंब में परिशुद्ध स्पष्टता की कमी आती है वो कहलाती है कोमा। और तीसरा जो आपके पास में आता है वो आता है अबिंदुकता। तो अबिंदुकता का मतलब देखिए क्या होता है, अबिंदुकता। तीसरा आता है अबिंदुकता। अबिंदुकता का क्या मतलब है, इन्हें एक एक करके अपने पढ़ेंगे डिटेल से। ये आपके टॉपिक है गोलीय विपथन, कोमा और तीसरा जो अबिंदुकता है। तो अबिंदुकता का मतलब क्या है, अबिंदुकता का मतलब है कि आपके पास में जो आपतित किरण है, आपतित किरण, आपतित किरण का मतलब हो गया कि जो आपके बिंब से निकलने वाली किरणें हैं,
बिंब से जो किरणें निकल रही है वो सीधी मतलब एक किरण दो किरण ऐसी किरणें ना होकर के क्या हो, एक तिर्यक पुंज के रूप में प्राप्त हो, यानी समांतर किरणें आपको ऐसे समांतर किरणें न प्राप्त होकर के आपको क्या प्राप्त हो रहा हो, किरणों का एक तिर्यक पुंज प्राप्त हो रहा हो। क्या प्राप्त हो रहा हो, किरणों का एक तिर्यक पुंज प्राप्त हो रहा हो। तो किरणों के एक तिर्यक पुंज के कारण जो आपके पास में बिंब है उससे बनने वाले प्रतिबिंब में जो दोष आता है उसे अपने जानते हैं अबिंदुकता के नाम से। अबिंदुकता का एक दूसरा नाम भी है एस्टिग्मेटिज्म जिसे बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म के नाम से जिसे जाना जाता है। अगला आता है इसके अंदर क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी हम लोगों ने पढ़ ली है। परिशुद्ध स्पष्टता की कमी के बाद में दूसरा जो आपके पास में एकवर्णी विपथन जो आता है वो देखिए क्या आता है, आता है आपके पास में ये क्षेत्र वक्रता या आपने इसे जानते हैं चित्र वक्रता के नाम से। क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता, क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता। क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके पास में जो एक ही समतल है उस एक ही समतल में स्थित बिंदु जो है, एक ही समतल में स्थित बिंदु जो है उनका जब प्रतिबिंब आप लोग प्राप्त करते हो तो वो बिंदु एक समतल में स्थित होने के बावजूद भिन्न भिन्न समतलों में आपको क्या दे रहे हो, दिखाई दे रहे हो। यानी एक ही समतल में जो बिंदु स्थित है वो एक ही समतल में स्थित होने के बावजूद प्रतिबिंब जो है उसमें आपको क्या दिखाई दे रहे हो, भिन्न भिन्न समतलों में दिखाई दे रहे हो। तो उसे जाना जाता है क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता के नाम से। ठीक है, जैसे एक आपके पास में रेखा है उसमें जो बिंदु स्थित है, अब प्रतिबिंब जो प्राप्त हो रहे हो वो उस रेखा के अंदर न दिखाई दे करके अलग अलग प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हो, तो उसे अपने क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता के नाम से जानते हैं। हिंदी में जो वक्रता शब्द है इसे अगर चित्र के साथ में जोड़ करके देखोगे तब भी आप लोग इसे समझ सकते हो कि इसका क्या मतलब है। तीसरा जो आता है वो आता है विकृति। ठीक है, विकृति का क्या मतलब है देखिए, विकृति क्षेत्र वक्रता के बाद में आता है विकृति। विकृति का मतलब है कि बिंब और प्रतिबिंब जो है, बिंब और जो प्रतिबिंब है आपके पास में, बिंब और प्रतिबिंब की आकृति में जो असमानता आती है, बिंब और प्रतिबिंब की आकृति में जो असमानता होती है, बिंब और प्रतिबिंब की आकृति में जो असमानता होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे जाना जाता है विकृति के नाम से। तो आप लोगों ने तीन प्रकार की विकृतियां इसमें पढ़ी है। किसके अंदर? एकवर्णी विपथन के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ी है परिशुद्ध स्पष्टता की कमी, सबसे इंपॉर्टेंट है वो तीनों प्रकार की विकृतियां जो आप लोगों ने पढ़ी है। तीनों प्रकार की विपथन जो आप लोगों ने पढ़े हैं एकवर्णी के अंदर परिशुद्ध स्पष्टता की कमी वाले, जिसके अंदर आप लोगों ने गोलीय विपथन, कोमा और अबिंदुकता पढ़ी है। उसके बाद में आते हैं क्षेत्र वक्रता और विकृति। ये इतनी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, इन्हें डिटेल में भी नहीं दिया गया है, सिर्फ आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं कि क्षेत्र वक्रता या चित्र वक्रता जो है इसका क्या मतलब है। तो क्षेत्र वक्रता के अंदर तो अपने क्या है कि जो एक ही समतल पर स्थित बिंदु है वो आपको अलग अलग समतलों में दिखाई दे रहे हो तो उसे अपने क्षेत्र वक्रता के नाम से जानते हैं। और विकृति का क्या मतलब है? तो विकृति का मतलब है कि जो आपके पास में बिंब था और बिंब से आप लोगों ने जब प्राप्त किया उसका प्रतिबिंब, तो बिंब और प्रतिबिंब जो है उनकी आकृतियों में अगर किसी भी प्रकार की समानता आपको दिखाई ना दे तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसे हम लोग जानते हैं विकृति के नाम से। तीसरा जो आपके पास में आता है वो आता है वर्ण विपथन। और वर्ण विपथन जो है इसकी वजह होती है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। दूसरा जो प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो था एकवर्णी विपथन और दूसरा था वर्ण विपथन। वर्ण विपथन को अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पर कुछ एक बातें वर्ण विपथन की आपको बताता हूँ कि ये जो विपथन है इसकी वजह क्या होती है। तो वर्ण विपथन की वजह होती है कि जो लेंस का पदार्थ है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है वो किस पर डिपेंड कर जाए, रंग पर डिपेंड कर जाए। रंग का मतलब हो गया कि जो आपके पास में आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति पर निर्भर कर जाए। अगर उसकी आवृत्ति पर वो निर्भर करता है तो उससे आपके पास में जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? वर्ण विपथन उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण विपथन की वजह से जो आपके पास में श्वेत प्रकाश है उससे भी जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो भी आपको कैसा दिखाई दे सकता है? रंगीन दिखाई दे सकता है। तो इसके बचा हुआ पार्ट जो है उसे अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।